गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हमें अपने मन के विचारों को या अपने उद्गारों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें नवीन शब्द का निर्माण या प्रवाह चलता रहना चाहिए। निरंतर उसमें नवीन शब्द जुड़ते रहने चाहिए, जब भी भाषा बहुत व्यापक, सुदृढ़, प्रभावशाली और सशक्त होती है। हिंदी भाषा की भी हमेशा से यही विशेषता रही है कि उसमें नवीन शब्द आते रहते हैं और हिंदी भाषा में नवीन शब्द बनाने की अनेक विधियां हैं, जैसे समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि इत्यादि द्वारा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हुए कि हिंदी भाषा में नवीन शब्दों का निर्माण कैसे होगा, उसमें से एक उप विषय पर चर्चा करेंगे। वह उप विषय है समास। समास से हमारा क्या अभिप्राय है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण करना, संक्षेप करना, उसको छोटा करना, यही समास का अर्थ है। वस्तुतः समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में कर लिखना समास कहलाता है। जैसे रोग से मुक्त, रोग मुक्त, ये इसमें से कारक विभक्ति से का लोप हो गया और ये नवीन शब्द बन गया रोग मुक्त। इसमें रोग से मुक्त हमारा समास विग्रह कहलाता है। जब हम उस समास विग्रह अर्थात हम खंड खंड करके उसको लिखते हैं और जब हम इन सभी को मिलाकर एक नया पद बनाते हैं तो उसको हम समस्त पद बोलते हैं। इसमें भी समास विग्रह के दौरान पहला पद हमारा रोग से, इसको हम पूर्व पद या पहला पद भी बोलते हैं और बाद वाले को हम उत्तर पद या दूसरा पद भी बोलते हैं। उत्तर पद, पूर्व पद, समस्त पद, समास विग्रह, ये ऐसे शब्द हैं जो समास की अध्ययन के दौरान, समास के अध्ययन के दौरान, समास पर चर्चा करके दौरान हमारे बार बार आएंगे। इसलिए इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों से अभिप्राय हमें वस्तुतः पता होना चाहिए, अर्थ इनका हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए। अब समास के भेद। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास। जैसा नाम वैसा ही इसके गुण हैं, वैसी ही इसकी विशेषताएं हैं। अव्यय अर्थात अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला पद अव्यय तथा समस्त पद भी अव्यय का काम करे वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि पहला पद प्रधान व दूसरा पद गौण होता है। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, आ समुंदर, समुंदर तक। इसमें यथा समय या आ समुंदर को हम एक वचन के साथ प्रयोग कर लें, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कर लें या पुल्लिंग के साथ प्रयोग कर लें, वर्तमान काल में प्रयोग करें या भूतकाल में प्रयोग करें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यह यथा समय ही रहेगा। समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। जैसे गुरु नमन, गुरु को नमन। इसमें इस समास के अंतर्गत कारक की विभक्तियां कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जितनी भी कारक विभक्तियां हैं उनके अनुसार, उनके आधार पर इसके भेद किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण और अंत में आता है न तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है और कर्ण तत्पुरुष में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे भयभीत, भय से भीत, पदच्युत, पद से च्युत। संप्रदान कारक में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अपादान, इसमें
अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है। नए तत्पुरुष में पहला पद हमेशा नकारात्मक होता है। इसका विग्रह करेंगे तो नय मर, अर्थात नय क्या है, नकारात्मक है, नहीं है। ये हमारे तत्पुरुष समास के कारक विभक्तियों के आधार पर भेद थे। आगे तत्पुरुष समास के दो भेद माने जाते हैं, दो उपभेद किए गए हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। कर्मधारय समास क्या है? इसमें पूरब पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, इसमें देव विशेष्य है और महान विशेषण है। देव की विशेषता है कि वो कैसा है, वो महान है। दूसरा उदाहरण है हमारा पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है, पीला, अर्थात अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो किस रंग का है, वो पीले रंग का है। इस प्रकार इसमें विशेषण और विशेष्य का भेद होता है, संबंध होता है। एक विशेषण एक विशेष्य होता है। फिर है द्विगु, जिसमें समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची होता है पूर्व। इसमें पूरब पद गौण होता है, उसका महत्व कम होता है। उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, महत्व ज़्यादा होता है। जैसे दोपहर, दो क्या है, संख्यावाची, अर्थात संख्या का बोध कराता है, कोई किसी न किसी संख्या का बोध कराएगा, इसलिए इसका समास विग्रह हुआ दोपहरों का समाहार, या हम चौमासा, चार मासों का समूह, ऐसा भी हो सकता है। जैसे चवन्नी, चार आनों का समूह। आगे हमारा तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास। समास का तीसरा भेद हो गया बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद ही गौण होते हैं, दोनों पदों में से किसी का भी महत्व नहीं होता, अर्थात बहुत कम महत्व होता है, और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणपति जी, गणेश जी का एक दांत होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, उन्हें नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था जिसका नाम था हलाहल, वो उन्होंने पिया था और जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था, तभी से उनको नीलकंठ बोलते हैं। आगे हमारा समास है द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में क्या था, दोनों पदों का ही महत्व नहीं था। इसमें क्या है, दोनों पदों का समान महत्व होता है, एक जैसे महत्वशाली होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे तन मन, तन और मन। इसमें द्वंद्व समास के अंदर जो दोनों पद हैं उनके बीच जो चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, उसका लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है और विग्रह करने पर तन और मन लिखा गया। जैसे दिन रात, दिन और रात। इस प्रकार ये हमारे समास के भेद थे। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कई बार समानता हो जाती है, गलत लिख देते हैं। कर्मधारय समास में हम विग्रह करेंगे तो हमेशा जो आएगा, महान है जो देव, पीला है जो अंबर। और बहुव्रीहि में जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें आएगा जिसका, एक है दांत जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब पीताम्बर है, पीताम्बर को हम बहुव्रीहि समास में भी लिख सकते हैं, जैसे पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। इस प्रकार जिस तरह हम जिस भी भांति हम समास विग्रह करेंगे, हम समास का नाम भी वैसे ही लिखेंगे। अब जैसे दशानन है,
10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 आनों का समूह, तब वो द्विगु समास हो जाएगा। 10 हैं आनन जिसके ऐसा लिखेंगे तो वो बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए समस्त पद का विग्रह करते हुए बड़े ध्यान से करना है। जैसा हम समस्त पद का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, हमारे समास का नाम भी उसी प्रकार आएगा। आशा है आपको समाज से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी प्रश्न थे, इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।